वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से आप सभी का भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूं आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गोविंद भाई की पाठशाला में एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा शाह बहन जी द्वारा लिखित। मतलब उनके जीवन में जब कैंसर हुआ तो उन्होंने अपने जीवन के कैंसर के अनुभवों को, आप बीती को, जो सच में बीत रही थी उनके ऊपर, उसको शब्दों का रूप दिया, अपनी भावनाओं को, अपनी स्थितियों को। तो इसके हमने 8 अध्याय पढ़ चुके हैं। 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था पीछे कैंसर क्या है, और 9वें अध्याय में है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के 9वें अध्याय को स्वाध्याय करते हैं। मैंने कुल मिलाकर 8 कीमोथेरेपी ली है। पहली थेरेपी के समय मेरा अज्ञान और उसी वजह से जो गलतियां हुई उनके बारे में मैं लिख चुकी हूँ। इन गलतियों की वजह से मैंने थेरेपी के बारे में कोशिश पूर्वक सारी जानकारी प्राप्त करी। आगे की हर एक थेरेपी के समय मैंने अपने शरीर की भाषा को समझकर उससे तालमेल बिठाया। कीमोथेरेपी में दवाइयाँ नस द्वारा खून में मिलाई जाती है। फिर ये दवाइयाँ कैंसर की गांठ तथा शरीर के किसी दूसरे अंग में कैंसर की पेशियां निर्माण हो गई हो उसे खत्म करती है। सारी दवाइयाँ नसों के जरिए पूरे शरीर में पहुंच जाती है। किस प्रकार की दवा और उसका प्रमाण हर एक रोगी का कैंसर और उस कौन से स्टेज तक कैंसर बढ़ गया है उस पर निर्भर है। रुग्ण का स्वास्थ्य और आयु के अनुसार दवाइयों की मात्रा निश्चित की जाती है। कीमोथेरेपी निश्चित काल चक्र के अनुसार दी जाती है। उस अवधि में मरीज के शरीर की श्वेत कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। बोन मैरो के जरिए इनकी संख्या प्राप्त बढ़ने तक रुकना बहुत ही जरूरी है। मेरे लिए यह साइकिल 21 दिन की थी। कभी कभी 21वें दिन इन पेशियों की संख्या 3200 से कम होती थी, तब और 2-3 दिन रुककर 3200 तक संख्या होने के बाद ही अगली थेरेपी दी जाती थी। यह था चिकित्सा का ज्ञान। मेरा ज्ञान इस बारे में मर्यादित था। अब पेशेंट के नाते कीमोथेरेपी के बारे में मेरा क्या दृष्टिकोण था यह मैं बताना चाहती हूँ। कैंसर नामक एक क्रूर घातक दुश्मन के विरोध में परिमाण कारक प्रयोग करने का शस्त्र है कीमोथेरेपी। इस थेरेपी के लिए जो औषधि उपयोग में लाई जाती है उसकी एक एक बूंद मानो मिसाइल बनकर पेशेंट के खून द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और फिर पेशेंट का शरीर एक युद्ध भूमि बन जाता है। कैंसर विरोधी इस भयानक युद्ध में पेशेंट का मन, उसकी भावना, उसके परिवार की भावना, ये सारे सैनिकों का काम करते हैं और इस युद्ध का प्लान बनाते हैं डॉक्टर। कीमोथेरेपी की जालिम दवाइयां शरीर की हर एक पेशियों पर हमला करके बड़े पैमाने पर उनका विनाश करती है। कीमोथेरेपी का न्याय कुछ अलग ही है। 100 अच्छी पेशियां बेशक खत्म हो जाए लेकिन एक भी कैंसर ग्रस्त पेशी बच न पाए। इस हिसाब से कैंसर ग्रस्त पेशियों का विनाश होते होते अपने शरीर की कई जरूरी निरोगी पेशियों का अंत हो जाता है। कैंसर नाम के दैत्य पर लगाम लगाने के लिए पेशेंट को जानबूझकर बीमार किया जाता है। पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। कई बार पेशेंट की अवस्था गंभीर बन जाती है। कई बार सफेद पेशियां, लाल पेशियां, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इन सब पर कीमोथेरेपी का बड़ा बुरा असर होता है। खून में उनकी संख्या बढ़ने लगती है। शरीर को थकावट महसूस होती है। पेशेंट अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। इस प्रकार मानसिक स्तर पर और एक युद्ध शुरू हो जाता है। ईश्वर ने मानव शरीर की उत्पत्ति बहुत सोच विचार करके की है। नई पेशियों की निर्मित लगातार होती रहती है। श्वेत पेशियों की संख्या कम होते ही बोन मैरो दुगनी रफ्तार से श्वेत पेशियों की संख्या बढ़ाती है। अब इस कार्य में मनुष्य का मन बाधा निर्माण करता है। कीमोथेरेपी के समय तन मन से बिल्कुल अस्वस्थ भयभीत पेशेंट नकारात्मक विचारों के अधीन होकर निराशा में डूब जाता है। उत्साह, शांति सब कुछ खो बैठता है। शरीर भी भावनाओं के अधीन होकर निरुत्साही नकारात्मक बन जाता है। इसलिए इस समय सोच समझकर लड़ायक मिजाज के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। शरीर को थोड़ा सा बढ़ावा, प्रोत्साहन देकर अधिक काम करने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। फिर मनचाहा फल मिल जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि कैंसर नामक शत्रु को पराजित करना
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। एक अलग मिसाइल देती हूँ। हम एक तनाव के नीचे हमेशा रहते हैं, चारों तरफ से संकटों ने घेर लिया है, एक ही समय अनेक निर्णय लेने हैं। अगर इस समय कोई नादान बच्चा आकर बिना बात के जिद कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, आपको कुछ करने नहीं दे रहा हो, तब आप क्या करोगे? उसे चुप कराने के सारे उपाय तो करोगे ही, लेकिन इसके बदले यही बच्चा आपकी मदद करने आ गया तो बस ऐसा ही कुछ कीमोथेरेपी के समय होता है। शरीर में बिल्कुल गड़बड़ मची है, घनघोर युद्ध चल रहा है। अपनी निरोग पेशियां समझ नहीं पाती कि कीमो को यह हमला दुश्मन का है या दोस्त का। जहां देखो वहां दौड़ धूप उथल पुथल मच रही है। बिल्कुल उसी समय अपना मन भी चिक चिल्लाकर खलबली मचाता है। निराशा, भय, शिकायत आदि भावनाओं का आतंक फैलता है। इस समय सैनिक अपना मोर्चा संभाले या आतंक मचाने वाली भावनाओं को समझाएं। ऐसे अवसर भले आदमी चिल्लाना छोड़कर शुभ विचारों के साथ आत्मविश्वास और आनंद उत्साह से आराम कीजिए ना। इससे युद्ध में जीत हो सकती है। दोस्त, सेना को अधिक परेशानी में न डालो, तभी दुश्मन को मात करना आसान बन जाएगा। ये था कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। ऑपरेशन और कीमोथेरेपी की सहायता से शरीर के लगभग सारी कैंसरग्रस्त पेशियों का विनाश हो जाता है। फिर भी अगर कुछ कैंसरग्रस्त पेशियां बच गई हो तो उनका क्या करें? उसका उपाय है रेडिएशन थेरेपी। कैंसर की गांठ के आसपास कुछ कैंसरग्रस्त पेशियां छिपी हुई रहती है। रेडिएशन थेरेपी में गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पेशियों का विभाजन होकर पेशियां बढ़ने की क्रिया बंद हो जाती है। इस थेरेपी में उन छिपी हुई पेशियों को खत्म किया जाता है। इस प्रकार निरोगी पेशियों का कम से कम नुकसान करने का परिणाम पाने वाली यह एक लेजर गन है। इस थेरेपी में भी निरोगी पेशियां नष्ट हो जाती है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार इसके साइड इफेक्ट अधिक और लंबे अरसे तक चलते हैं। फिर भी रेडिएशन थेरेपी कैंसर पेशेंट के लिए एक वरदान ही है। कैंसर बहुत ही शक्तिशाली शत्रु है। उसका सर्वथा विनाश करने के लिए उस पर त्रिदलीय हमला करना ही चाहिए। आपकी व्यूह रचना सतर्कता जितनी तेज एवं अचूक होगी, उतनी ही जीतने की संभावना अधिक होगी। मुझे यह युद्ध 3 दिशाओं से चलता हुआ दिखता है। पहला, सारे डॉक्टर, ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन और दवाओं के जरिए जो हमला किया जाता है वह है गगन युद्ध। इसमें बड़ी तेजी से और बड़े पैमाने पर दुश्मन का विनाश होता है। इसमें शहीद होने वाले भी की स्वस्थ पेशियों की संख्या भी काफी होती है। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर नकारात्मक भावनाओं पर काबू रखकर विश्वास के साथ लड़ना यह है कि भावनाओं के स्तर पर किया हुआ समुद्री युद्ध, शरीर के अंतस्थ मन हृदय में चलने वाला यह युद्ध शत्रु की व्यूह रचना को तोड़ने का काम करता है। आहार में संपूर्ण परिवर्तन, व्यायाम, योगासन, ध्यान आदि के द्वारा रोग प्रतिकारक शक्ति निर्माण करने वाली ये प्रवृत्तियां शत्रुओं के साथ आमने सामने चलने वाले भूमि युद्ध हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अनुशासन बिल्कुल जरूरी है। इस युद्ध में आने वाले विघ्न और उनके निवारण के लिए किए गए प्रयत्न। मैंने ऐसा देखा है कि कैंसर के पेशेंट में खुद को अपराधी समझने की भावना पैदा हो जाती है। वह खुद को अभागा समझता है। सच तो यह है कि कैंसर हो जाने से टूट जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को हार्ट अटैक आता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई ना कोई बीमारी होती है और भी कई शारीरिक समस्याएं होती हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती तो फिर कैंसर पेशेंट ने थोड़े ही कोई गुनाह किया है। इस बीमारी को छिपाने की जरा भी जरूरत नहीं है। कैंसर ना तो वंशानुगत है ना संक्रामक। जीवन की वास्तविकता जिस रूप में आती है उसी रूप में स्वीकार करके शांत और स्वस्थ मन से उस पर उपाय निकालना चाहिए। कैंसर ठीक होने की आंतरिक प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए ही शुरू हो जाएगी। सत्य का स्वीकार ही हमें सकारात्मक बनाएगा और यही विजय का पहला कदम है। मन में दुविधाजनक स्थिति होनी चाहिए। अपने रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी डॉक्टर से लेकर उसे समझना चाहिए। किताबों में उपलब्ध जानकारी भी लेनी चाहिए तथा इंटरनेट के द्वारा काफी जानकारी मिल सकती है। अब रोग को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। खुद को लाचार, विवश, निष्क्रिय बनाकर विचारों के दरवाजे बंद नहीं करें। इस रोग के बारे में निर्णय विचारपूर्वक ही लेना चाहिए, बार बार उसे बदलना भी नहीं है। दुनिया के सभी प्रकार के उपचारों के लिए जल्दबाजी से भागदौड़ करना योग्य नहीं है। उससे रोग बढ़ने की अधिक संभावना होती है। खुद तो जीने की इच्छा पैदा करनी चाहिए, जिससे इस रोग के खिलाफ झगड़ने के लिए दृढ़ता और निश्चय का निर्माण होगा। दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु निर्विवाद है, लेकिन उसके आने के पहले ही काल्पनिक भय से क्यों मरना है? कैंसर का एक पेशेंट एक सैनिक है। वह शत्रु के सामने एक सरहद पर खड़ा है। अगर डर गया तो वहीं खत्म हो जाएगा। सामना करने के लिए, जीतने के लिए तमाम शक्ति और
बुद्धि का उपयोग करना ही समझदारी की बात है। सकारात्मक दृष्टिकोण, दृढ़ मनोबल और जीतने के लिए अपार श्रद्धा, अटूट आत्मविश्वास, संपूर्ण समर्पण भाव, धैर्य, शौर्य और भगवान का साथ होगा ही। यह विश्वास दिल में रखना चाहिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है। मैंने जागृत हुए प्रत्येक भाव कैंसर के खिलाफ कोई भेदक शस्त्र बनकर काम करते हैं। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। इसके बावजूद भी वास्तविकता से आंख फेरनी नहीं चाहिए। शहीद होने की तैयारी करनी है, जौहर करना है, लेकिन कायरता से डरकर हथियार नहीं फेंकने हैं। युद्ध में हार भी गए तो मृत्यु ऐसी आनी चाहिए कि लोग कहें कि व्यक्ति सचमुच में वीर था, काफी सामना किया उसने। युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। समाज की पुरानी परंपरा से बाहर निकलें। बड़ी बीमारी का मतलब ज्यादा जरूरतें, अधिक सेवा, ज्यादा मांग, अधिक रोना धोना, तंग आना। इन सारी चीजों से हटकर सेवा करने वालों से समता पूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। जानबूझकर अपनी ओर ज्यादा ध्यान खींचने का प्रयास छोड़ दीजिए। बीमारी अपने आप आसान हो जाएगी। इस रोग से बचने की संभावना कम होती है, कोई बात नहीं, मैं इससे बचने वाली हूँ, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। सारे उपचार होने तक काफी आंधी तूफान उठने वाले हैं। जीवन की अटूट श्रद्धा ही तुम्हारे विश्वास का दीप जलाती रहेगी। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको इस युद्ध से बाहर निकालेगा, लेकिन इन सब के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करने चाहिए। बगैर थके हुए, बिना पराभूत हुए, बिना निराश हुए, बिना लाचार बने, सच्चे स्वाभिमान से पूर्ण सावधानी बरत कर। कीमोथेरेपी अनेक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक संकटों के लिए निमंत्रण ही है। थेरेपी का साइड इफेक्ट है कि सिर के भौं के ही नहीं बल्कि सारे शरीर के बाल झड़ जाना। बाह्य रूप पर इसका काफी अनिष्ट परिणाम होता है। भयभीत, शुष्क आंखें, पीला पड़ा हुआ चेहरा, विकलांग देह और सिर के बाल सफा, यह सब पेशेंट का मानसिक स्वास्थ्य रखने में बाधा डालते हैं। इस बाह्य कुरूपता की वजह से लगता है कि मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। दुनिया की कोई भी दवा आपकी आंतरिक सौंदर्य, आत्मा की पवित्रता कम नहीं कर सकती। आप बिल्कुल बदले नहीं, वैसे ही हो जैसे पहले थे। इस कालावधि के दौरान अगर आप सकारात्मक और विधायक विचार, दृढ़ आत्मविश्वास और ईश्वर में परम श्रद्धा रखोगे, तब आपका आंतरिक व्यक्तित्व अधिक निखर आएगा। यह मेरा अपना अनुभव है। मेरे बदले हुए बाह्य रूप से मैं कभी दुखी नहीं हुई, क्योंकि उस समय मैं ईश्वर के अधिक निकट थी। हमारे सामाजिक रीति रिवाज कई बार उपचारों के समय बाधा डालते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के समय पेशेंट की प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। कई दिन तो पेशेंट सिर्फ 1000 या 1500 या उससे कम श्वेत पेशियों में जीवित रहता है। हीमोग्लोबिन 4 या 6% तक नीचे आ जाता है। पेशेंट की स्थिति गंभीर। सुनते ही लोगों का तांता लग जाता है। उनका इरादा तो अच्छा ही होता है, लेकिन विवेक छूट जाता है। पेशेंट की पूछताछ करने के बहाने उसी के पास बिल्कुल बेड पर बैठकर बातचीत शुरू हो जाती है। कई बार तो सिगरेट भी सुगलाई जाती है। उस समय तो खांसना छींकना भी टालना जरूरी है। पेशेंट के खून का काउंट जब बहुत ही घटा हुआ होता है, तब पेशेंट से ज्यादा लोगों का मिलना भी बंद कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पेशेंट के सामने छींक भी आ गई तो उसे निमोनिया होने की संभावना होती है। आने वाले व्यक्ति कहीं दूर से आता है। व्यक्ति के कपड़ों के सूक्ष्म जंतु भी पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कीमो और रेडिएशन के समय मरीज का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके कपड़े, बर्तन, उसके उपयोग करने आने वाले हर एक वस्तु की सफाई सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। नहा धोकर ही मरीज के कमरे में प्रवेश करने का नियम रखना चाहिए। पेशेंट की पूछताछ सही दूरी रखकर ही करनी चाहिए। सुरक्षा करने वाले व्यक्ति के मरीज के करीब जाना हो तो नाक पर मास्क या रुमाल बांधना ही योग्य होगा। हाथ डिटॉल जैसे निर्जंतुक द्रव्य से साफ करके ही मरीज को स्पर्श करना चाहिए। इस समय परिवार के लोगों को चाहिए कि मिलने आने वाले को पेशेंट के पास जाने से रोके। पेशेंट को अपना समय अकेले प्रसन्नता से मनपसंद आराम देने वाली क्रियाकलापों में बिताने की तैयारी करनी चाहिए। कई बार मिलने आने वाले लोग किसी नए डॉक्टर का नाम बताते हैं। तुम्हारी गलती हो गई, तुम उस डॉक्टर के पास गए क्यों गए? उनसे फलाने डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे ऐसे नामों की एक लंबी सूची तैयार हो जाती है। फिर अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास कुछ डवाडोल होने लगता है और यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आने वाले लोग किसी जाने पहचाने कैंसर पेशेंट की चर्चा करने लगते हैं। उस बेचारे को कितना सहना पड़ा, क्या हालात हो गई उसकी, और उसके बाद उसके भाई बहन बच्चे सब में से किसी को कैंसर हो गया। इन सारी कहानियों से मरीज के मन में डर का आतंक फैल जाता है। उसे आत्मविश्वास में दरार पड़ जाती है। उपचारों के सकारात्मक परिणामों पर उसे काफी हानि पहुंचती है। धीरज बंधाने आने के लिए आए हुए लोग जो कुछ बोलते हैं उसमें जीवन का अंतिम तत्व ज्ञान भी बताया जाता है। भजन, प्रार्थना गीत, अंतिम समय की क्षमा याचना आदि कैसेट और किताबों की बौछार की जाती है। बिल्कुल अनजाने में एक तरफ तो जान बचाने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ अंतिम समय का इंतजार किया जाता है। इससे स्वास्थ्य ठीक होने की जो आंतरिक प्रक्रिया उसमें जबरदस्त ठेस पहुंचती है। इसलिए सारी बातें सीमित रखनी चाहिए। मिलने आने वाले हर एक व्यक्ति के आगमन के साथ
ही एक नए देवी देवता के मन्नत और देवी उपाय का आगमन भी होता है। कोई नया साधु, भगवान, देवी, तीर्थ, आशीर्वाद, धागे, डोरे, अंगारे आदि कभी तो किसी नई उपचार पद्धति के बारे में बोला जाता है। अनेक तर्क वितर्क किए जाते हैं। अंत में कीमो, रेडिएशन थेरेपी, ऑपरेशन, ये सब व्यर्थ, हानिकारक, पैसा और सेहत दोनों को ही खो बैठने वाली चीजें हैं। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर शुरू होती है पेशेंट की दयनीय, अर्थनीय, अंधविश्वास के मार्ग पर भागदौड़। कैंसर के नाम से ही भयभीत हुए, हताश होकर बैठे हुए पेशेंट और उसके परिवार के लोग डूबने वाले को तिनके का सहारा समझकर भगवान से मन्नत मांगना, अंगारा, धूप, जो भी कुछ कहा जाता है उसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें अपने विचारों में संतुलन गंवाना नहीं, बुद्धि का उपयोग करके तर्क शुद्ध विचारों से ही हर कदम उठाना चाहिए। यह सफल होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी बड़े रोग से ग्रस्त हुए पेशेंट रोग की जटिलता से अज्ञात होने के कारण अधीर, अस्वस्थ और लाचार बन जाता है। वह डॉक्टर को भगवान की जगह देता है। इस समय अवस्था में डॉक्टर को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सामंजस्य के साथ निभानी चाहिए। डॉक्टर को भी पेशेंट के साथ अनुकंपा, सौजन्य, अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ ही पेशेंट को भी समझाना चाहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, वह भगवान नहीं है। उसके हाथों भी मनोवंचित गलतियां हो सकती है। पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और योग्य व्यूहरचना बनाकर संघर्ष करेंगे तो सफलता हासिल करना आसान हो जाएगा। जिंदगी की कुछ घटनाएं और परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं होती, लेकिन उसका मुकाबला कैसे करें, उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करें, यह हमारे बस की बात है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपनी आंतरिक शक्ति की तीव्रता बढ़ाएं। कैंसर आसानी से काबू में आने वाली बीमारी नहीं है। दुनिया की कई डॉक्टर, वैज्ञानिक उनके वर्षों अथक परिश्रम के कारण एलोपैथिक उपचार पद्धति परिणाम कारक दवाइयों की निर्मित संभव हुई है। इसलिए ऑपरेशन, कीमो और रेडिएशन थेरेपी जैसे आविष्कार पर विश्वास रखें और पूरी तरह से ट्रीटमेंट लें, अध बीच में नहीं छोड़ दें। एलोपैथी की दवाइयों के परिणाम का विश्लेषण और उनसे प्राप्त सफलता और असफलता के आंकड़े आदि उपलब्ध हैं। बाकी उपचार पद्धतियों की सफलता के दावे किए जाते हैं। किसी एकाध केस में सफलता भी मिल जाती है, लेकिन किसी निश्चित परिणाम का सबूत नहीं है। इसलिए मेरी राय तो पहले एलोपैथी के उपचार से ही पूर्णता लेने चाहिए। उसके उपरांत अगर बाकी कुछ करना है तो कर सकते हैं। कीमो और रेडिएशन थेरेपी से तुम्हें तकलीफ तो होती ही है, कुछ हानि भी होती है, लेकिन उसके बदले तुम्हें जीवन प्राप्त होता है। इसलिए इस थेरेपी से दूर रहने के बदले उससे दोस्ती करनी चाहिए और उसके काम में तुम्हारे ज्ञान और जानकारी के अनुसार हाथ बढ़ाइए। इन दोनों थेरेपी में पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति दुर्बल हो जाती है, कमजोरी बहुत आती है, थकावट महसूस होती है और कई कष्ट होते हैं। ये सारी बातें हुई मानसिक बल की। अब बारी है पथ्य की। निरोगी बनने के लिए सात्विक और संतुलित आहार की आवश्यकता है। रोज अच्छे घी में हलवा बनाकर खाने से सारी ताकत वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आपका दुर्बल पाचन तंत्र हलवा हजम नहीं कर पाएगा, नहीं तो और कुछ नई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में ACE और बीटा कैरोटीन होना चाहिए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इस प्रकार संतुलित आहार कैंसर विरोध के इस युद्ध में आपकी प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगा। जहां तक हो सके संयुक्त भोजन, दूध की चीजें और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। कच्ची, ताजा, साफ सुथरी हरी सब्जियां, फल, फलों का रस, अंकुरित बीन्स और उबले हुए साबुत अनाज का भरपूर उपयोग आपके भोजन में करना चाहिए। संक्षिप्त में भरपूर रेशेदार, कम चर्बीदार, संपूर्ण शाकाहारी, अधिक से अधिक प्राकृतिक आहार ग्रहण किया जाए तो सबसे बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। ये था 9वें अध्याय के स्वाध्याय और इसके आखिरी में निराशा से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं सुरेश दलाल जी की, उसे पढ़ते हैं। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि अब मैं भी निराश नहीं होऊंगा। रात की घनी सुरंग की यातना को पार कर बाहर निकल चुका हूं मैं। अब चारों तरफ है हरे भरे मैदान और ऊपर खुला आसमान। कोई आह नहीं, चीख नहीं, कोई अंतर्गत या वाह्य पूर्वग्रह नहीं। बस चलते ही रहना है पथ बिना के पथ पर, अंत बिना के अंत पर, अनंत की ओर। वंदे मातरम।